हेलो मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल MWA टारगेट कोचिंग क्लासेस में। आप लोग अपनी तैयारी पूरे तन और मन से करते रहे, क्योंकि जो पुलिस के री एग्जाम की डेट है वो संभवतः अगस्त लास्ट तक या सितंबर महीने में एग्जाम की डेट आ जाएगी। उसके लिए ईमानदारी से लगे रहिए। और एक चीज़ और, कुछ बच्चे जैसे मिलते हैं हमसे तो कहते हैं सर ये समस्या है, ऐसी समस्या है ना। तो समस्याएं देखो बच्चे सभी के पास होती हैं ना, समस्याएं सभी के पास होती हैं, बस उसके रूप अलग अलग होते हैं। पता चला किसी के, मान लो कभी किसी के साथ ऐसा होता है, पता चला किसी के पिताजी नहीं है घर पे, पैसा देने वाला नहीं है ना। तो बड़ी समस्याएं हैं। बहुत सारे लोग गांव देहात के बच्चे हैं, कहते हैं भाई काम का सीजन चल रहा है, खेती बाड़ी भी करना, उसमें टाइम नहीं मिल पाता। तो देखो बच्चा, यदि आपका पढ़ने का मन है, ईमानदार है आप पढ़ने के लिए, तो आप कहीं न कहीं, आप चाहे जैसे भी करके समय निकाल ही लेंगे अपना। चाहे उस दिन आप 2 ही घंटे टाइम निकालिए, लेकिन आप टाइम जरूर निकाल लेंगे। पता चला आप करते क्या है, काम का सीजन आ गया तो काम के सीजन में आप लोग करते क्या, ज़्यादातर बच्चे जो गांव देहात से जुड़े हुए हैं वो या तो शहर छोड़ के गांव चले जाते हैं या गांव में चले जाते हैं, तो पढ़ाई एकदम बंद कर देते हैं। पता चला 15 दिन का काम है और 15 दिन वो पूरा का पूरा पढ़ाई बंद कर देते हैं। बच्चा देखो, पढ़ाई जो है कभी भी बंद नहीं की जाती, पढ़ाई हमेशा कंटिन्यू रखी जाती है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा दलदल है, ऐसा समझिए, पढ़ाई एक ऐसा दलदल है, यदि आप उसमें बढ़ते नहीं रहेंगे तो आप उसी में फंसते जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो आपको करना क्या, बस आप जब भी जिस दिन कंपटीशन में कदम रखिए, उस दिन आप ये सोच के रखिए कदम कि हमको अगला कदम अपना आगे ही रखना है, ना कि कदम रोकना है, ना कि पीछे रखना। क्योंकि यदि आपने कदम रख लिया तो उससे आपको निकलना है। मम्मी पापा भाई बहन या जिंदगी में आपके कोई भी हो, आप उसके लिए करके दिखा दीजिए। जिस दिन आप ये नौकरी या जिस दिन ये वर्दी आप लेके दिखा देंगे, आपका समाज में एक अलग ही रुतबा होगा, एक अलग ही भौकाल होगा, और आपको पता होगा यूपी भौकाल का ही तो राज्य है। चलिए आज हम लोग देखते हैं अपने सेशन की अगली क्लास। चलते भाई, आज हम लोग का पहला प्रश्न होने वाला है, करड़ी में दिया 187 गुणे में 189 +1। ठीक है बच्चा, चलिए देखते हैं। जब कभी आपको ऐसा प्रश्न दिख जाए पेपर में, जब कभी आपको ऐसा प्रश्न दिख जाए, उसके लिए बच्चा एक कॉन्सेप्ट समझो। जैसे आपको इसमें अंतर दिख रहा है 2, इसमें आप कोई 2 अंतर वाली संख्या लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 2 और 2 के बाद आता है 2 अंतर पे आता है 4, उसमें आप 1 जोड़ देंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2 का 4 में गुणा किया तो 2 चौके 8, 8 में 1 दिखा तो आपको क्या आया 9, 9 का वर्गमूल लेंगे तो आएगा 3। वैसे आप 3 ले लेते हैं, 3 के बाद आता है 5, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 3 का 5 में गुणा करेंगे और 1 आप जोड़ेंगे तो आएगा 16, 16 का आएगा 4। यदि आपको समझ में आ रहा तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो इन दोनों के बीच में हमने अंक छोड़ा था वही हमारा आंसर हो गया। इन दोनों के बीच में जो हमने अंक छोड़ा था वही हमारा आंसर हो गया। वैसे सेम इसमें इन दोनों के बीच में जो हमने अंक छोड़ा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 187 और 189 के बीच में आपका जो आंसर होने वाला है वो 188 हो जाएगा। क्या क्लियर है? आपका जो आंसर होगा वो 188 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है बच्चा, देखो अगला प्रश्न दिया 32 की घात 5। देखो बच्चा, जब कभी ऐसा प्रश्न पेपर में दिख जाता है तो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। इसको बच्चा स्किप नहीं करना, इसको स्किप नहीं करना, इसको समझो पहले। यहाँ पे लिखा 32 की घात 5, यहाँ पे लिखा 2 की घात 27। देखो 32 को हम तोड़ना चाहते हैं तो 32 को हम लिख देंगे 2 की घात 5, 2 की घात 5 का मान 32 होता है और इसकी घात 5 है तो यहाँ पे रख देंगे 2 की घात 27। अब घातों घात होने पर बच्चा आपस में गुणा हो जाता है, 5 गुणे 5 यानी 25 हो गया, प्लस यहाँ लिखेंगे 2 की घात 27। यहाँ पे दिख रहा होगा 2 25 बार है, यहाँ 2 27 बार है, तो 2 25 बार हम दोनों में कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पे आ गया 2 की पावर 2। यदि यहाँ पे ध्यान देंगे तो 2 की पावर 25 हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 1, 2 की पावर 2 की वैल्यू होती है 4। इसको जब हम सरल करने चलेंगे 2 की घात यहाँ हो जाएगा 25, 2 की घात हो गया ये 25 और गुणे में बच्चा हो जाएगा, क्या गुणे में हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो गया 2 की घात 25
और यहाँ पे हो जाएगा गुणे में बच्चा 5। क्या ऑप्शन में कहीं 5 दिख रहा है? 5 तो कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन 5 की अगली कड़ी इसमें का 2 यदि यहाँ पे ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 10 बन जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में मौजूद है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है बच्चा, चाल समय दूरी का है। दिया है एक व्यक्ति आधी यात्रा 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष 65 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यदि वह 10 घंटे के लिए यात्रा करता है तो उसने 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितने घंटे यात्रा की? अब चलो बच्चा इसमें हम लोग देख लेते हैं। दिया क्या है? आधी यात्रा 35 से आधी यात्रा 65, ठीक है ना। जब कभी ऐसा प्रश्न मिल जाए, कह रहा आधी यात्रा 35 से और शेष शेष जो बचेगा वो भी तो आधी, ऐसी कंडीशन में दूरी क्या होती है बच्चा? दूरी दोनों कंडीशन में क्या होती है? दूरी बराबर होती है। तो दूरी बराबर पहले के लिए देखो, इसमें कहा कुल मिला के समय लगा 10 घंटे। इस 10 घंटे को कुछ समय लगा होगा 35 के चाल से और कुछ समय लगा होगा, यानी कुछ समय लगा होगा 35 के चाल वाला, कुछ समय बचा होगा, जो बचा होगा लगा होगा 65 वाला। तो हम मान लेते हैं दोनों कंडीशन में दूरी बराबर रही होगी, क्योंकि आधी आधी दूरी, तो दूरी बराबर होता है बच्चा चाल गुणे में पहला समय मानते टी, तो दूरी बराबर दूसरा चाल गुणे इसमें जो समय लगा बच्चा वो हो जाएगा 10 माइनस टी। जब इसको सरल करेंगे तो 5 से काटेंगे 13 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में, 7 टी इक्वल 13 का 10 में गुणा की 130 माइनस 13 टी। 13 टी इधर आएगा बच्चा, तो 13 7 हो गया 20 टी बराबर किसके? 130 के, 0 0 खत्म, टी की वैल्यू आ गई 6.5। 6.5 किसको हमने माना था? टी, और किसके लिए रखा था? 35 के लिए। तो आपका आंसर हो गया 35 किलोमीटर की चाल से कितने घंटे यात्रा की? तो बच्चा आपका 7.5 घंटे लगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी सॉरी 6.5 घंटे उसने यात्रा किया है 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। क्या ये समझ में आया? चलिए देखिए हम लोग अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया है विरामों को छोड़ दिया जाए तो बस की गति, विरामों को छोड़ दिया जाए तो बस की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे है और विरामों को मिलाकर बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे है। क्यों? यही कर रहे हैं बच्चा ना भाई। विराम को मतलब होता है जैसे आप किसी बस में बैठे हो, यदि वह बस बिना रुके जाएगी तो यानी आपको जल्दी पहुंचा देगी। इसका मतलब कह रहा है बिना रुके जाता है तो 80 की चाल समझ में आता है। और यदि वह रुक रुक कर जाता है, रुकने का भी समय लिया जाए, तो उसका जो औसत निकल के आता है लगभग 60 निकल के आता है। तो आपसे पूछा है बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है। जब कभी पेपर में, इसको ध्यान देना बच्चा, ये सवाल लगने से यदि हम बेसिक इसको लगाने चलेंगे, समय मानेंगे, ऐसा कुछ मानेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका आप देखते हैं, आज के बाद कभी गलती नहीं होगी। इसमें कह रहा क्या कह रहा, जब कभी ऐसा प्रश्न मिल जाए तो पहले चाल दिया है 80 की चाल से जाता है, यानी जब पेपर में दिखे ऐसा सवाल तो आपको ये देखना है कि जब वह रुक रुक कर नहीं जाता तो उसकी चाल कितने हैं? 80, और रुक रुक के जाता तो उसकी चाल क्या है? 60। कितना कम जा रहा है? तो आप कहेंगे 20 किलोमीटर। कितने में जा रहा है बच्चा? 80 में 20 का असर पड़ा, यानी आपको जो आंसर हो जाएगा 20 चौकी 80, 1/4 घंटे रुकता है वो। हर घंटे कितना रुक रहा है? तो 1/4। लेकिन प्रति मिनट पूछा है तो इसको आप 60 से गुणा करेंगे तो आएगा 15। कितना आ रहा है बच्चा? हर घंटे 15 मिनट रुकता है। इसके लिए आप याद रखिए, क्या रखेंगे? दोनों का अंतर बटे बिना रुके चाल। क्या करना है? दोनों का अंतर यहाँ रहेगा, बाकी बिना रुके चाल रहेगी। दोनों का अंतर हो जाएगा, बाकी बिना रुके चाल यहाँ हो जाएगी। तो अंतर यानी 20/80, 1/4 घंटे में कभी कभी ऑप्शन देगा तो 1/4 मिनट में दिया तो हमने क्या किया? 60 को गुणा करके 15 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चले बच्चा अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलो भैया अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है यक्स अनुपात वाई, यक्स अनुपात वाई बराबर दे रखा है 3:2 और यक्स प्लस वाई का मान दे रखा है 90। तो पूछा है एक्स माइनस वाई का मान। तो आप जरा बताओ, यक्स रेशियो वाई 3:2।
अगर इनके अनुपात को जोड़ा जाए बच्चा, इनके अनुपात को जोड़ा जाएगा तो क्या मान होगा, 5 मान होगा, लेकिन इनको जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा 90। इसका मतलब 5 अनुपात का मान जो है वो 90 के बराबर, तो 1 अनुपात का मान 18 के बराबर। इसका मतलब संख्या हो जाएगी 18 3 54। इसका मतलब जो संख्या हो गई 18 3 54, 18 दूनी 36, ये आपकी संख्याएं हो गई। तो पूछा है इनका अंतर बताइए। अंतर बच्चा 36 में 54 घटा दो तो आपको पता होगा 18 दूनी 36, 18 3 54, यानी अंतर हो जाएगा 18। ऑप्शन नंबर बी। जब पेपर में सवाल मिल जाए तो बच्चा छोड़ के भागना नहीं, एक बार पूरे मन से मन लगा के उसको पढ़ना। उसके बाद यदि आपको लगता है छोड़ने लायक है पेपर में कभी, तो नहीं तो एक बार तो आप कोशिश जरूर करिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको पेपर में कतई जिंदगी में छोड़ के नहीं आने हैं, क्योंकि यही सारे प्रश्न तो आपके सिलेक्शन दिलाने वाले होते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो कुछ बच्चों की समस्या ये होती है कि वो जहाँ करनी लगा हुआ होता है वो छोड़ के भाग जाते हैं। जिस जगह करनी दिख गई वहां वो सवाल ट्राई नहीं करते, वो छोड़ के भाग जाते हैं। अभी मैंने बताया बच्चा, जब कभी ऐसा प्रश्न दिख जाए तो आपको छोड़ के भागना नहीं है। छोड़ के भागने वाले को मंजिल कहाँ मिलती बच्चा, छोड़ के भागने से मंजिल कभी नहीं मिलती, बस आप भागते रहिए बस। अब इसमें दिया करड़ी में x माइनस 1 अपन करड़ी x बराबर 2√2, 2√2, तो पूछा है x स्क्वायर प्लस पानी x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। यदि आपको ये समझ में आ रहा है तो आप एक काम करिए, आप इसमें दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। आप जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे आपको पता होगा करड़ी में जब वर्ग करने हैं तो करड़ी आपकी हट जाएगी, यानी बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्यों भाई, यही तो होता है ना करनी में लग के, तो समझो। आपको पता होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब जब हम कभी करड़ी वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो सिर्फ करड़ी हट जाती, बाकी मान वही रह जाता है। तो वैसे इसमें करना है रूट एक्स का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये आपको खत्म हो जाएगा और यहाँ भी वर्ग हो जाएगा, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 2 का वर्ग बच्चा हो गया 4, और √2 का वर्ग निकालेंगे तो 2, यानी यहाँ हो गया। अब इसको जब सॉल्व करने चलेंगे तो हो गया x प्लस 1/x इज माइनस हो जाएगा 2 इजुकल हो जाएगा 8, 2 उधर जाके आपको जुड़ जाएगा तो x प्लस 1/x की वैल्यू हो जाएगी 10। क्या आपसे ये पूछा है, नहीं पूछा। पूछा क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मान के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसका वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 10 का वर्ग हो गया 100। हम इसको सरल करेंगे तो x खत्म हो गया, 100 में जाके 2 एकम 2 उधर जाके घट गया बच्चा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 98। आपका ऑप्शन आंसर हो गया 98, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जब कभी ये सवाल दिखे तो आपको छोड़ के भागना नहीं है, बस आपको थोड़ी सी कोशिश करनी है, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, आज की क्लास का अगला प्रश्न देखते हैं। देखो बच्चा अगला प्रश्न दिया है 6 संख्याओं का औसत 32 है। यदि पहली 3 संख्या में प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दी जाए और शेष 3 संख्याओं में प्रत्येक से 4 घटा दिया जाए, बच्चा संख्याएं कितनी, देखो संख्याएं आपके पास टोटल हैं 6। 6 संख्या में यदि पहली 3 संख्या में देखो इनका जो औसत दे रखा है, एवरेज दे रखा है 32, कह रहे पहली 3 संख्या प्रत्येक में 2-2 घटा दे। अच्छा बताइए प्रत्येक में 2-2 घटाएंगे तो कितना घट जाएगा, 6 घट जाएगा। सॉरी बढ़ा दिया, प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो प्रत्येक में 2-2 की वृद्धि हो गई, 3 में 6 बढ़ जाएगा। फिर कह रहा है और शेष 3 संख्या में प्रत्येक से 4-4 घटा दे। ये वाली जो 3 बची बच्चा, जो इसमें 3 बची उसमें 4-4 घटा दे। अगर 4-4 घटाएंगे 3 संख्या में कितना घट जाएगा, 12। तो आपको पता होना चाहिए योग पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि योग से तो औसत निकलता है, औसत बराबर योग बटे संख्या होता है। अगर 6 बढ़ा के हमने 12 घटा दिया तो आपको पता होना चाहिए आपका जो योग होगा 6 घट जाएगा। 6 घट जाएगा
अब 6 घटने से योग पे क्या असर पड़ेगा भाई, उन्हीं संख्याएं तो हैं, संख्याएं कितनी हैं 6, संख्याएं आपके पास है 6। अब जब इसमें 6 में घट गया तो प्रत्येक पे क्या असर पड़ेगा, प्रत्येक एक घट जाएगा, प्रत्येक यानी औसत एक घट गया, तो आपका जो औसत हो गया वो क्या हो जाएगा 31। ऑप्शन नंबर सी 31 हो जाएगा, क्योंकि जब योग 6 घट गया, जो घट गया योग वही तो सारे संख्याओं में घट असर पड़ेगा, तो सारे संख्याओं में असर क्या पड़ेगा, 6 संख्याएं तो 6 में असर क्या पड़ेगा, एक एक घट जाएगा, यानी जो औसत अभी तक सबका एवरेज 32 चल रहा था वो एक कम होकर अब कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दे रखा, देखो बच्चा इसमें भी दे रखा है, यदि ऐसे प्रश्न आप छोड़ के भाग जाएंगी तो पेपर कैसे होगा बच्चा। देखो इसमें करना क्या है, आज से ये समस्या खत्म। हम लोग करते क्या है, दिया √3 की वैल्यू 1.732 आपको तो पता होगा, और आपसे पूछ रखा 9 + 2 √3 अपान √3। आप पहले बच्चा देखो, ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें ऐसे लिख देंगे, उसने साफ साफ दे दिया रास्ता, एक रास्ता आपके लिए ऐसा खोल दिया है कि आप देखिए और गुमराह हो जाइए। उसने एक दरवाजा खोल दिया, पहले से दे के रखा है कि √3 बराबर 1.733, ताकि आप देखिए और इसी में खुश हो जाइए, अच्छा मान तो दिया ही ना, बस तरह के सल करना है। अब देखो बच्चा जरा, यदि हम 9 + 2 √3 की जगह हम रख देते हैं 1.732, उसके बाद हम बटे में रख देते हैं 1.732। जब इसको बच्चा सरल करेंगे, देखो जब इसको सरल करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, प्लस इसका गुणा करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, 2 3 6, 214 हो गया, 2 कम 2 1 3, अब ये हो जाएगा बटे में 1.732। अब इसको जोड़ के फिर हमको भाग करना पड़ेगा, यही तो करना पड़ेगा ना। अब देखो ऐसे सवाल के लिए आपको क्या कर दिया मैंने, क्या बताया आपके लिए, एक ऐसा दरवाजा उसने पहले से खोल के रखा हुआ ताकि आप उसमें चले जाइए और गुमराह हो जाइए। गुमराह होने का मतलब आपका समय बर्बाद हो, आपका आएगा तो आंसर इसे का निकालेंगे तो आएगा, लेकिन आप समझो इसको हम निकालेंगे कैसे जो हमारा कम से कम टाइम में आ जाएगा, ठीक है ना। यदि ऐसे निकालेंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन उसके लिए बढ़िया विकल्प ये है कि हम इसको दूसरे मेथड समझे। कैसे समझे, देखो यहाँ पे लिखा है, देखिए लिखा है 9 + 2 √3 अपान में √3। हम क्या करते हैं, ये भाग करना बड़ा बेकार लगता है, इस भाग करने वाले को ना खत्म कर दें। खत्म करने के लिए हम परमेयीकरण कर देते हैं। परमेयीकरण कैसे करते हैं बच्चा, जो भी हर में दिखे उसी का ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं, उसी का ऊपर और नीचे गुणा कर देते, एक पत्था गुणा कर दे। अब 9 का √3 में, अब देखिए इसका गुणा हो गया तो ये हो गया 9 √3, अब माइनस प्लस हो गया 2 √3 का √3 में गुणा हो गया तो हो गया 2 × 6 हो जाएगा, सॉरी 2 × 3 हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, बटे में √3 का √3 में गुणा हो तो इसमें भी 3 हो गया। अब आपको दिख रहा होगा ऊपर दोनों में 3 दिख रहा है, इसमें 9 में 3 होता ही है, 3 हमने इसका बाहर ले लिया, बच्चा आपका 3 √3 प्लस यहाँ क्या बचा, बच्चा 2 बचा है, बटे में क्या आ गया 3, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया। अब आपको पता है यहाँ सिर्फ बचा 3 √3, 3 √3 की वैल्यू आपकी दिया 1.732 प्लस में 2। अब करना क्या है, इसको सिर्फ गुणा करना है, तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, 3 7 21, 3 1 3 2 5, 5.196 में 2 और जुड़ेगा तो 7.196 आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7.196, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 7.196 है ना। ये आसान, इसमें भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ परमेयीकरण करके हर को खत्म कर देना है बस। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज की क्लास का अगला प्रश्न। भाई अगला प्रश्न दिया है, एक दूधिये ने 70 लीटर दूध 630 रुपए में, 70 लीटर दूध 630 रुपए में खरीदा और उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, और उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, तत्पश्चात यदि वह उसे 9 रुपया प्रति लीटर की दर पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। अच्छा जरा एक चीज ये बताओ, उसने खरीदा कैसे है, 70 लीटर खरीदा है 630 रुपया में, तो 1 लीटर की कीमत क्या निकल गई, 1 लीटर की यदि कीमत निकालने जाएंगे तो 9 ही रुपये तो निकल के आ रही है। 1 लीटर कीमत कितनी बच्चा, 9 रुपए। अब कह रहा है उसमें 5 लीटर पानी मिला के उसे 9 ही रुपया में बेच भी रहा है। अच्छा बताओ, 9 रुपया में खरीदा, 9 रुपये में बेच रहा है, जितने में खरीदा उतने में बेच रहा है, तो उसका लाभ कौन सा वाला होगा, लाभ क्या होगा, जो पानी मिलाया है ना, जो पानी मिलाया वही तो उसका लाभ हो गया, क्योंकि अब पनियों को भी 9 लीटर 9 रुपया लीटर बेच दे रहा है, यही तो, यानी जो लाभ हो गया, जो लाभ होगा वो पानी वाला होगा, तो पानी जितना मिलाएगा उतना लाभ। 5 लीटर मिलाया है और बेच रहा है 9 रुपया में, उसको 45 रुपया का लाभ हुआ है, और खरीदा कितने में था, 630 में, यही लाभ पूछ रखा प्रतिशत में,
प्रतिशत लाभ होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे में हो गया 100। इसको हम सरल करेंगे तो ये 9 से काटे 9 7 63 9 25 45 50 का हम 7 से भाग करेंगे आएगा 7 सही 1/7%। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। चलिए अगला प्रश्न बच्चा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यदि एक सॉरी ये दे रखा है बड़ी नहीं होगा भाई, ये गलती से हो गया है। यदि एक बड़ी को हम लिख देंगे घड़ी, क्या होगा? यदि एक घड़ी का अंकित मूल्य दिया है 1513.37 रुपये तथा वह 20% तथा 17% के बट्टे पर 20% और 17% के दो क्रमिक बट्टे पर बेची जाती है तो घड़ी के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? अब जरा बताओ बच्चा, अगर ये अंकित मूल्य है 20% और 17% बट्टे में, आपको देखिए इस सवाल में भी एग्जामिनर आपको बेवकूफ बना रहा है। बेवकूफ कैसे बना रहा है? यदि आपने 1513 रुपये और 37 पैसे पे 20% छूट देके यानी 80% और 17% छूट देके यानी 83%, यदि आप इसको सरल करने चलेंगे तो आपको पता है आपको एक सवाल के चक्कर में 3 4 सवाल का टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आपको गुमराह करने के लिए ऐसा दे दिया है। आप देखिए दिया पूछा क्या है? पूछा है अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का रेशियो पूछा है। रेशियो में दिया है तो इसको मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं लेने की। इसको दिया रेशियो में चाहिए ना, अनुपात पूछा है, इसको कोई काम ही नहीं है, इसको हटाओ। क्या करना है? इसको हम हटा देंगे, इसका कोई भी रूल नहीं रहेगा। अब तो हम लेंगे क्या? हटा तो दिए, अब इसको लेंगे क्या? अब एक काम करो, प्रिंट रेट यानी जो एमआरपी होता है हम अपने मन से मान लेंगे, क्योंकि ये पूछा क्या रेशियो ना। मान लेते एमआरपी क्या रहा होगा? 100 रहा होगा, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो कह रहा है 100 रुपए पर 20% छूट यानी 80% और 17% छूट यानी 83% बिकेगा। क्यों बच्चा? यही तो बिक रहा है ना। अब क्या करेंगे? ये हो गया रेशियो, हमको सरल करना है। 100 से 100 ये खत्म हो गया, 4 से 25 सॉरी 20 से काटेंगे, 20 चौकी 80, 20 25 100, इसमें 5 दिख रहा है, यहाँ पे गुणा कर दो या पहले भी 4 से काट दो, 4 से काटो ये 25 बाद में खत्म, 25 के 5 में गुणा हुआ 25 पंचे 125 और हो गया ये 83। आपका आंसर हो गया 125 रेशियो 83। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का उत्तर हो गया 125 अनुपात में 83। समझ रहे हैं ना? यदि आप इसके चक्कर में पड़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उलझ जाएंगे, उसी में आप काटते रह जाएंगे और आपका आंसर नहीं आएगा। रेशियो चाहिए तो आप अपने मन से कोई मान लीजिए और निकाल लीजिए। हमने मान लिया 100 रुपए था, ठीक है भाई। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न। दिया है किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 100% की वृद्धि होती है। समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद रुपए 8000 का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। पहले दिया है साधारण ब्याज, फिर आपसे पूछ रखा चक्रवृद्धि ब्याज। तो साधारण ब्याज में आपको एक चीज पता होना चाहिए, साधारण ब्याज में जो होता है वो हर वर्ष ब्याज बराबर मिलता है। हर वर्ष ब्याज क्या मिलता है? बराबर। जो पहले साल ब्याज मिलेगा वही दूसरे साल भी ब्याज मिलेगा, वही तीसरे साल भी ब्याज मिलेगा, वही तीसरे साल, चौथे साल, ऐसे मिलता जाएगा। इसका मतलब यदि आपने मान लीजिए यदि आपने किसी से 1 लाख रुपया ब्याज ले 1 लाख रुपया ले लिया पैसा और पता चला आपको 5% देना पड़े, 5% मतलब आपको 5000 रुपया अगर आपको महीने में ब्याज देना पड़ रहा है तो आप समझिए पहले महीने में भी आप 5000 रुपया देंगे, दूसरे महीने का भी ब्याज 5000 रुपया देंगे, तीसरे महीने में ब्याज 5000 रुपया देंगे। यानी जितने साल आप रखेंगे वो हर साल आपका 5-5 हजार रुपये ब्याज बढ़ाता जाएगा। लेकिन चक्रव्याज में ऐसा नहीं होता। चक्रव्याज में यदि आपने 1 लाख रुपया ले लिया, पहले साल अगर 5000 रुपये ब्याज हो गए, यदि आपने 5000 रुपये ये नहीं दिया तो अगले साल आपको 1 लाख पर नहीं 1 लाख और 5000 रुपये पे ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चक्रव्याज पर ब्याज लग जाता है और साधारण ब्याज में साधारण ब्याज पर ब्याज लग जाता है। क्या ठीक है? आप पुराने फिल्मों में देखे होंगे ना, पुराने फिल्मों में क्या होता है भाई, ठाकुर साहब ने क्या किया, हीरो की मम्मी को कर्ज दे दिया, है ना। हीरो की महतारी कर्ज ले ली, अब पता चला बेटवा ब्याह करने लायक हो गया और उनका कर्जा खत्म ही नहीं हो रहा, बाबू साहब कर्जा खत्म ही नहीं हो गया, पता चला गहना बेच के दिए, पता चला अभी तो मुहूर्त खत्म हुआ, ब्याज तो भी बाकी है।
क्यों? क्योंकि उस पे ब्याज पर ब्याज जोड़ के रखा था उन्होंने, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के रखा था, ठीक है ना। तो ध्यान देना है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज पे पैसा लीजिए तो जितना जल्दी निपटा देंगे उतना ही बढ़िया आपके लिए है। चले देखें अगला प्रश्न, देखो भाई अगला प्रश्न दे रखा, किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 100% की ब्याज की वृद्धि होती। आपको पता है जब 8 साल में ब्याज कितना बढ़ गया भैया, 8 साल में ब्याज मिला 100%, तो 1 साल में ब्याज मिला होगा 12.5%। आपको पता चल गया, यानी इंटरेस्ट ऑफ रेट जो है वो आपको पता चल गया 12.5%। तो आपसे क्या कह रहा है, समान ब्याज दर पर, यानी इसी पर समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 8,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। पहले आप ये पता करिए 8,000 रुपया 2 साल बाद कितना बन जाएगा। इसके लिए चक्रवृद्धि मिश्रण का एक फार्मूला होता है, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर में टी। ये पूरे दुनिया को पता होना चाहिए, ये पता है भैया। तो आप निकाल लेते, ए यानी टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 8,000, और आपका जो रेट हो जाएगा 100 प्लस आर, यानी 100 में 12.5 जुड़ेगा तो हो जाएगा 112.5। कितने साल के लिए बच्चा है, तो ये 2 साल के लिए है, तो 2 बार इसको हम लिख देंगे ऐसे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, दशमलव यहाँ से हटाएंगे, दशमलव हमने जैसे यहाँ से हटा दिया, दशमलव हटाने के बाद यहाँ दशमलव हमने हटा दिया और 2 जीरो हमने बढ़ा दिया। अब 3 जीरो से हम 3 जीरो यहाँ पे खत्म कर देते हैं, काट देते हैं। अभी और कटेगा, 4 से काट दें, चलो 4 से काट देते, 4 दूनी 8, 4 25 होता है 100, 25 से काटेंगे 25 के 100, 125, 25 पंचे 125। अभी 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 हुआ, 5 से काट देंगे, 5 से काट देंगे तो हो जाएगा ये 5 9 45। अब इसका गुणा करना है, 11 से 25 का 9 में गुणा करो बच्चा, गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो 9 पची 45, 9 पची 45, 4 9 दूनी 18, 4 22, 9 कम 9 2 11, और 9 कम 9 1 10, यानी जो पैसा था 8,000 रुपया, रुपया कितना था 8,000, बन के तैयार हो गया 10,125। तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज आपको मिलेगा 10,125 में 8,000 घटा देंगे तो 2,125 रुपया आपको ब्याज मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखें अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया है, दिया बच्चा 2% भाग में 2% भाग में 2% भाग में 2%। यदि आपने ऐसा छोटा सा प्रश्न छोड़ दिया तो समझ लीजिए आपकी मैथ बहुत कमजोर है। लेकिन बच्चा आपको छोड़ना नहीं, कैसे करना है, देखिए 2% दिया है, फिर भाग में दिया है 2% दिया है, फिर भाग में दिया है 2% दिया है, फिर भाग में दिया है 2%। बस आपको जब कभी पेपर में आपको ऐसा प्रश्न दिख जाए तो आपको ये पता होना चाहिए भाग की दाहिनी तरफ यदि हम इसको गुणा करना चाहें, इसको पलट दें कैसे, सिर्फ पहला वाला छोड़ के प्रतिशत के यानी बटे में 100, पहला वाला छोड़ के बाकी को हम क्या कर दें, गुणे में कर दें, तो ये हो जाएगा 1/2%। फिर यहाँ हो जाएगा गुणे में 1/2%, फिर यहाँ हो जाएगा 1/2%। हमने प्रतिशत को यहाँ वाला लिख लिया, तो वैसे ये भी तो बटे में 100 है। अब इसका बटे का सब 100 लगेगा तो सब ऊपर चला जाएगा, तो ये बटे में 100 रहेगा, गुणे में हो जाएगा ये 100/2, ये भी हो जाएगा 100/2, ये भी हो जाएगा 100/2। हम इसको सरल किए तो 100 से 100 खत्म, 2 से 2 खत्म, ये 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25 का 100 में गुणा करेंगे तो आपका आंसर हो गया 2500। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चा, भाग के दाईं तरफ यानी जैसे आपको करना रहे 10 में आपको 5 से भाग करना रहे तो आप क्या करते हैं, इसको यदि आप गुणे में लिखना चाहते तो 1/5 लिख देंगे, ये कट गया, कितना आएगा 2 ही तो आएगा। वैसे आपको इसमें भी करना है, भाग के दाईं तरफ वाली चीज पलट देंगे तो गुणा हो जाएगा, सॉरी यहाँ भी गुणा हो जाएगा, ये जो यहाँ पे भाग में लिखा गुणा ही रहेगा, ठीक है ना। अब इसको सरल किया गया तो आ गया आंसर 2500, ऑप्शन नंबर ए। चले देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया, एक समांतर श्रेणी का तीसरा और सातवां पद क्रमशः -9 और 11 है। तीसरा और सातवां पद ये बच्चा देखो दिया है -1, -9 और 11,
यानी -9 और 11 ये कौन सा पद है? तो इधर से देखेंगे ये तीसरा पद है और ये कौन सा पद है? कौन सा पद भैया? 7वां पद है, ठीक है ना, तीसरा और 7वां पद। अच्छा ये बताओ -9 से -11, -9 से -11 कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे ये -9 11 20 ज्यादा है। कितना ज्यादा बच्चा? 20 ज्यादा है। तो यहाँ तीसरा पद था, यहाँ का तीसरा पद था, यहाँ कौन सा? 7वां पद। कितने पद बढ़े? 4 पद। इसका मतलब 4 पद में हम 4 पद में कितना बढ़ जा रहे हैं? 20 बढ़ जा रहे हैं। तो हर एक पद में कितना बढ़ना पड़ेगा? यानी हर एक पद में हमको 5 बढ़ना पड़ेगा। ये आपको पता हो गया। हर एक पद में कितना बढ़ेंगे? 5 बढ़ेंगे। आपको दिया है 11, 11 कौन सा पद दिया है? 7वां। आपसे पूछा क्या है? 15वां पद बताना है। तो ये बताइए 7वां पद पता है, 8 पद और आगे जाना है, 8 पद और आगे जाना है। तो एक पद आगे जाने पर 5 जाएंगे, तो 8 पद आगे जाने पर 8 पंचे 40 इसमें बढ़ा देंगे बच्चा। कितना बढ़ा देंगे? 40 यही हम ऐड कर देंगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 51 हो जाएगा। यानी आपका जो 15वां पद है 51, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। दिया है 4200 के कुल समगुणनखंड बताइए, ठीक है ना, 4200 के कुल समगुणनखंड। आपसे पूछने बहुत सारी चीजें पूछता भैया, इसमें पूछ लेता है कुल गुणनखंड, समगुणनखंड है ना, अभाज्य गुणनखंड। पहले गुणनखंड कैसे निकालते? इस 4200 के आप तोड़ दो, 4200 के आप तोड़ दो भैया, तोड़ देते क्या मिलेगा? 2, 2 से काटेंगे आएगा 2100। अभी फिर 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो आएगा 10 50, फिर 2 से काटेंगे आएगा 525, फिर इसको भी 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 3 17 51, 3 25 15, अभी कटेगा 3 से? नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 3 15, 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 7 35, फिर 7 से कटेगा, 7 एकम 7। तो यहाँ पे देखो 4200 के जो गुणनखंड आ रहे कितने आ रहे हैं? 2 कितनी बार आ रहा है? 2 हमारा आ रहा 3 बार भैया, 2 गुणे 2 गुणे 2 आ रहा, फिर आ रहा 3 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? 5 गुणे 5 आ रहा है, 5 गुणे 5 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है? 7। अब इसमें ये ध्यान देना आपसे पूछा क्या है, उसके लिए प्रक्रिया देखते हैं। आपसे पूछ रखा है समगुणनखंड, तो आपको पूछे जब कभी समगुणनखंड पूछे तो सबसे पहले एक काम किया करिए, पहला वाले को सबसे पहले जब समगुणनखंड पूछे तो पहला वाली जो सम संख्या आती है 2, सबसे छोटी सम संख्या आती है 2, वो लगभग सभी में रहेगा, तो उसको आप छोड़ दिया करिए। यदि वो है ही नहीं तो निकलेगा कैसे? निकलेगा ही नहीं। यदि कोई सम संख्या उसमें है ही नहीं तो आप जिंदगी में नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे? इस पहले वाले को छोड़ दीजिए, अब इसको लिखेंगे हम 2 की घात 2, 3 की घात 1 और लिखेंगे 5 की घात 2 और 7 की घात 1। अब क्या करना है? गुणनखंड की संख्या निकालने का तरीका मैंने बताया है। अब घातों में 1 बढ़ा के गुणा करना है, तो 2 में 1 जुड़ेगा 3, 1 में 1 जुड़ेगा 2, 2 में 1 जुड़ेगा 3, 1 में 1 जुड़ेगा 2, गुणा कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 3 54, क्या कहीं गलती हो रही क्या? 3 3 9 दूनी 18 सॉरी 36, कहीं गलती है क्या जी? 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, ऑप्शन में कहीं है? होना तो चाहिए 36, क्या कहीं गलती हो रही? 2 से काटा हमने 2100, 21 दूनी पहले 2 से काटा हम 10 50, फिर 2 से काटा 525, 3 से काटा 3 3 कम 3 7 21 15, 5 से 5 दिया 15, 5 25, 5 7 35 और 7 एकम 7, 2 मिला आपको 3 बार, ठीक है ना, 3 मिला, फिर 5 मिला है 2 बार, फिर 1 बार। यानी सम गुणनखंड निकालने के लिए क्या करना भैया? ना ये तो करना है ना, सम गुणनखंड के लिए एक सम संख्या पहली वाली छोड़ देंगे, बाकी को हम लिख दिए 2 की घात 2, 3 घात 1, 5 की घात 2 और यहाँ पे लिख दिए 7 की घात 1। अब क्या करना है? हम घातों में 1 बढ़ा के गुणा कर लेंगे, तो 2 1 3 हो गया, 1 1 2 हो गया, 2 1 3 हो गया, 1 1 2 हो जाएगा। अब गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 इस सवाल का आंसर है। इसमें ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है, ऑप्शन में कहीं दिया नहीं, आप मान लीजिए 36, यहाँ पे आप मान लीजिए 36 रहा होगा, ठीक है ना। चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो 36। चलें देखिए अगला प्रश्न, हो सकता है टाइप में गलती हो गई हो।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आज के क्लास का अंतिम प्रश्न देखिए, ये भी दिया है। आज ऐसा प्रश्न हम लोगों ने एक किया है, सेम उसी सब तरीके से एक दूसरा प्रश्न आपको करना है। चलिए देखिए, चलिए दिया है करड़ी में x, फिर +1/√x, फिर दिया √7, तो पूछा है x³ +1/x³ का। इसके लिए मैंने बताया, इसके लिए सबसे पहले इसका स्क्वायर कर लेते हैं, हम करड़ी हटाएंगे। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2 × a × b बराबर √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। ये खत्म हो गया, तो x + 1/x की वैल्यू हो जाएगी, 2 उधर जाके घट जाएगा तो हो जाएगा 5। आपसे पूछ रखा है x³ + 1/x³ की वैल्यू बताइए, तो इसके लिए इसका आप क्यूब कर देंगे। जब इसका क्यूब कर देंगे तो हो गया a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab × a + b, ये होता है फार्मूला। तो 5³ हो गया 125। हम सरल करेंगे तो ये खत्म हो गया, तो x³ + 1/x³ + 3 देखो 3 इसका मान तो दे रखा है, इसका मान पहले दिया था, हम लोग निकाला था, कितना था 5, तो 3 का 5 में गुणा हो गया, ये 3 × 5 हो जाएगा बराबर 125। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो x³ + 1/x³ बराबर 125 में 15 जाके घटा 110 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर 110, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आज हम लोग आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आप सभी का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और क्लास को लाइक तथा शेयर करिए। थैंक यू।